Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hammad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Ammar. लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। अब नील बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। नील बोहर ने जो एटम के बारे में हमें कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने की जो रिसर्च थी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बट नील बोहर एटॉमिक मॉडल से पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगा आपको कि जो जो थ्योरीज हम पढ़ते गए, जो जो सबने बताया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे? डेमोक्रिटस ने क्या बताया था कि हर चीज़ दुनिया में किससे बनी है? किसी एक छोटे पार्टिकल से बनी है जिसका नाम है एटम। उसके बाद जॉन डेल्टन ने क्या बताया? जॉन डेल्टन ने भी उनकी बातें आगे बढ़ाई। उन्होंने बताया कि एक बहुत छोटा पार्टिकल है जिससे दुनिया बनी है। हर चीज़ जो दुनिया में बनी है वो एक छोटे पार्टिकल से बनी है जिसका नाम है एटम। और एक बात जॉन डेल्टन ने कहा कि ये ब्लेड बॉल की तरह है। ब्लेड बॉल मतलब कि स्नूकर की बॉल जैसे आपने देखी होगी। अब किरमिच की बॉल मैं यहाँ वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि किरमिच की बॉल आपको पता है कि अंदर से खाली होती है। जब उसे फट जाती है, फाड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो किस कंडीशन में नज़र आती है? अंदर से खाली होती है। तो वो नहीं, स्नूकर बॉल की कंडीशन में कोई एक छोटा पार्टिकल है, ऐसा हमें जॉन डेल्टन ने कहा। जॉन डेल्टन ने अपनी बात कंप्लीट करी। उसके बाद क्या हुआ? डिस्कवरीज स्टार्ट हुई। डिस्कवरीज किसकी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। तो जे थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन ने बताया कि इसके अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। उन्होंने अपनी एक टर्मिनोलॉजी वर्ड यूज़ करा, प्लम पडिंग। उसमें उन्होंने बताया कि जैसे कि तरबूज होता है, उसमें तरबूज के बीज होते हैं, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए कि लाइन से या सीक्वेंस से हो। नेक्स्ट, इतनी बात किसने कर दी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन जो थे वो थे टीचर, उनके स्टूडेंट थे। अब स्टूडेंट्स को टीचर से इल्म इख्तिलाफ हो सकता है, तो ऐसे ही रदरफोर्ड जो थे उन्हें अपने टीचर से इल्म इख्तिलाफ हुआ। उन्होंने कहा कि अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। तो रदरफोर्ड ने चेक किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो कहलाते हैं, एल्फा रेस पास कराएं, और उन्हें पता चल गया कि जो एटम है उसके दो हिस्से हैं, एक है न्यूक्लियस और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इतनी बात किसने बताई? रदरफोर्ड ने बताई। बट रदरफोर्ड भी सब कुछ सही नहीं बता पाए थे। उसके बाद उन्होंने दो गलतियां करी थी जो हमने डिस्कस करी है, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड। उन्होंने दो बातें गलत बताई थी। अब उन बातों को उन्होंने कब बताया था? 1911 में। तो 2 साल लगे। 2 साल किसको लगे? नील बोहर को लगे। नील बोहर ने उसके बारे में बताया, जो उन्होंने डिफेक्ट्स किए थे, जो गलतियां की थी, उसके बारे में उन्होंने आगे बताया। तो ऐसे ही एक एटम था, उसके बारे में सब अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूट करते गए। लेकिन नील बोहर जो है ना, नील बोहर के जो उन्होंने बताया, जो स्टेटमेंट बताई, वो सिर्फ उन्होंने अपनी कंडीशन पे नहीं बताई, सिर्फ अपनी उनकी स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने किसी और को भी उसमें कंट्रीब्यूट करा, मतलब किसी और की भी कोई बात डाली है उसमें। वो किसकी डाली है? मैक्स प्लांक्स एक साइंटिस्ट थे, उनकी उन्होंने रिसर्च को डाला। तो इसीलिए अगर मैं आपको नील बोहर पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप कहोगे कि ये वाली लाइन में मैक्स प्लांक्स का जिक्र है, ये कौन है? और आपकी बुक में भी मैक्स प्लांक डिटेल में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एटलीस्ट समझ लो ताकि आपको ईजी रहे। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल, एटम के मॉडल्स बताए, किसने बताया? 1800 सदी में जॉन डेल्टन ने क्या बताया? बिलियर्ड बॉल मतलब स्नूकर बॉल की तरह है। 1900 में जे थॉमसन ने प्लम पडिंग मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में चार्जेस हैं, ये बताया हमें। नेक्स्ट 1911 में रदरफोर्ड, एर्नेस्ट रदरफोर्ड, लॉर्ड रदरफोर्ड इनका नाम था। इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, जिसमें कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। इन्होंने इतनी बात बताई। देन सो ऑन, नील बोहर 1913 में नील बोहर ने क्या बताया? सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम। ये क्या है, इसको भी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, लेकिन उसके अंदर शेल्स होते हैं, और जो रदरफोर्ड ने गलतियां करी थी इन्होंने वो क्लियर करा। देन फिर आगे सो ऑन 1926 में एल्विन स्ट्रोडिंजर हैं, इन्होंने अपनी एक थ्योरी रखी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो हम नील बोहर के बाद पढ़ने वाले हैं। अच्छा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी समझते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बहुत इजी है। जिस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये स्टेटमेंट दी थी हमें, उन साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लांक्स। जर्मन फिजिकिस्ट थे वो। 1900वीं जो सदी थी हमारी 1900, उसमें उन्होंने क्या करा? उसमें उन्होंने ये थ्योरी बताई थी। इस थ्योरी का नाम था क्वांटम थ्योरी। और 1908 में, मतलब जब उन्होंने अपनी थ्योरी बताई, उसके 8 साल बाद गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1908 में। नेक्स्ट, क्वांटम थ्योरी जो है वर्ड क्वांटा से निकला है। क्वांटा का मतलब क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? इनकी थ्योरी के मुताबिक इन्होंने कहा था कि अगर कोई जो लाइट रेज है हमारी, सपोज दैट लाइट रेज कह लेते हैं या फिर कोई एनर्जी कह लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती है, तो वो किस सूरत में होती है?
पैकेट्स ऑफ लाइट की सूरत में होती है। मतलब कि एक ऐसा है कि यहाँ से एनर्जी यहाँ तक पहुंची है, तो वो किस सूरत में पहुंची है? पैकेट ऑफ लाइट की सूरत में पहुंची है। उसे इन्होंने उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स कहे, उसे समझ लेते हैं। और इसके अलावा पैकेट्स ऑफ लाइट आप ऐसे समझ लीजिएगा, अगर आपने कभी छर्रे वाली गन से खेला तो छर्रे वाली गन के साथ क्या आता था? एक छोटा सा पैकेट आता था, उस पैकेट में छर्रे भरे हुए होते थे। तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किस सूरत में होती है? पैकेट ऑफ लाइट, थैली है समझ ले एनर्जी की, उस सूरत में ट्रैवल होती है। ये किसने बताया था? मैक्स प्लैंक ने बताया था। अब इनके मेन पॉइंट समझ लेते हैं। इनके मेन पॉइंट है एनर्जी इज एब्सॉर्ब एंड रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है या फिर एनर्जी रेडिएट कर रहा है, दोनों कंडीशन में क्या होगा? किस सूरत में होगी एनर्जी? क्वांटा की सूरत में। क्वांटा मतलब अभी हमने पढ़ा पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्वांटा ऑफ लाइट इज कॉल्ड, जो लाइट का क्वांटा होता है ना, मतलब जैसे लाइट है, लाइट भी तो हमारी एनर्जी की फॉर्म है ना। अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है तो उसके क्वांटा, उसके पैकेट ऑफ लाइट को इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया। स्पेसिफिक किस तरीके से करा? उसका एक नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? फोटोन नाम रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। जो रेडिएशंस है, ठीक है, उसमें जो लाइक एनर्जी है, कह रहे हैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब सवाल आता है सर फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो वेव की सूरत में भी करता है। ठीक है, डुअल पार्टिकल थ्योरी हम आगे जाके पढ़ेंगे, डी ब्रोगल्स की थ्योरी। उन्होंने क्या बताया था कि पार्टिकल, सपोज दैट जो हमारा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल पार्टिकल की सूरत में भी करता है और उसके अलावा वेव की सूरत में भी करता है। और जब भी वेव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल वेव की सूरत में कर रहा है, ठीक है, जब वेव बन रही है तो वेव की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो पार्टिकल की सूरत में वो कर रहा था, ठीक है, वेलोसिटी होगी हमारी, फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? एनर्जी जब बढ़ेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। एक रिलेशन हमें पता चल गया कि जब एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी या फिर इमिट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी बढ़ेगी। सिंपल। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो सिंबल है हमारा किसका सिंबल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये जहां भी नजर आ जाए समझ जाइएगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो सिंबल हमने लिखा है ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या होता है? एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या हुआ? वो कांस्टेंट हुआ हमारा प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.625 x⁻³ 34। ये इसकी वैल्यू है और यूनिट क्या है इसकी? जूल सेकंड। तो बहुत सिंपल है, अगर फ्रीक्वेंसी को यहाँ भेज दें हम तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट नॉर्मली सेकंड इनवर्स होती है, वहां भेज देंगे तो सेकंड हो जाएगी। और एनर्जी, जितनी एनर्जीज होती है उनकी क्या यूनिट होती है? जूल यूनिट होती है। तो इस वजह से इसकी यूनिट बन रही है जूल सेकंड। और ये जो इक्वेशन हमें मिली ये प्लांक्स इक्वेशन के थ्रू मिली। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई ना तो अब नील बोहर एटॉमिक मॉडल समझना आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो फिर नील बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ आगे बढ़ो। नील बोहर ने सबसे पहले करेक्शन करी थी। किसकी करेक्शन करी थी? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 में आया था, ठीक है। उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है, जो गैलेन स्पेक्ट्रम देता था हमें, ठीक है, एक ये वाली बात करेक्ट करी। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करता है, ऐसे ही कहा था। तो फिर 2 साल बाद क्या हुआ? नील बोहर आए, इन्होंने कहा रुको सब्र करो, मैं ठीक बात बताता हूँ आपको। तो इन्होंने ठीक बात क्या बताई उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, उसके मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इजीली आपको समझ आ जाएगी ये वाली बात, ठीक है। तो करेक्टेड द मिस्टेक्स ऑफ रदरफोर्ड। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? 1913 में 1911 रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया। देन इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया, उसमें इन्होंने करेक्शन कर दी। किस चीज की करेक्शन करी वो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया? प्रपोज सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम। अब सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम का मतलब क्या है? जैसे कि सन है, सूरज के इर्द गिर्द में जो अर्थ है हमारा, ठीक है, नेपटन, सैटर्न, ये सब जो हमारे प्लैनेट्स आ जाते हैं किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस ही मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने एटम को प्रपोज किया, एटम का मॉडल दिया। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ही प्रपोज सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है लेकिन वो स्पेसिफिक अपनी एक जगह पे करता है। किस में करता है? ऑर्बिट में, या फिर उसको एनर्जी लेवल कह लें, जो कहना चाहें आप। नेक्स्ट कहा गया एज सून एज, यहाँ आपको बात क्लियर होगी,
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन एनर्जी लेवल, इट नीदर रेडिएट नॉर एब्सॉर्ब्स एनर्जी। मतलब कि बहुत सिंपल सी बात है, कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम जो है वो एनर्जी इमिट करता है, ऐसे ही कहा गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, रिवॉल्व करने की वजह से वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट कर रहा होता है, ऐसा कहा गया था। तो रदरफोर्ड की ये बात गलत साबित करी नील बॉर्ड ने और कहा कि ऐसा नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन है वो जब तक अपने शेल में, रिस्पेक्टिव शेल में, जिस शेल में उसे रखा हुआ है उसमें तब तक करता रहेगा वो मूव जब तक कि उसे कोई एनर्जी ना दी जाए। अगर उसे और एनर्जी दी जाएगी तो क्या होगा, वो आगे जंप कर जाएगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं। सपोज दैट आप घर में ईजीओ पे बैठे हुए मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, आपके पापा आए, मामा आई और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये लो आईफोन 14 प्रो मैक्स। अचानक आईफोन 14 प्रो मैक्स आपके हाथ में आते क्या होगा, आप एक्साइटेड लेवल पे चले जाओगे, ऐसा ही होगा। तो बस यही बात समझाई गई, क्या समझाई गई कि इलेक्ट्रॉन आराम से रिवॉल्व कर रहा होगा अपने न्यूक्लियस के अराउंड शेल में, ठीक है। जैसे हम बैठे हुए होते हैं अपने आराम से काउच पे बैठे हुए हैं आराम से इजी हो के, जबकि कोई एनर्जी मिली, जबकि किसी ने आगे कहा कि तुम्हारा आईफोन 14 प्रो मैक्स, जबकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई तो फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, ठीक है, जंप करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर चले जाएगा। और अगर ऐसा होगा कि वो नेक्स्ट लेवल पर चला गया, खुश हो गया, और जैसे ही आपने आईफोन 14 प्रो मैक्स का बॉक्स खोला और वहां से उसमें से जो है वो चाइना वाला मोबाइल निकल गया, तो क्या होगा, आपके सपने सारे टूट जाएंगे उसी वक्त। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो मतलब उसको एनर्जी मिली थी, और जब उसमें से एनर्जी चले जाएगी तो क्या होगा, वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद वापस आप मोबाइल यूज करते हुए नजर आओगे। तो आई थिंक ये वाली बात समझ आ गई होगी। जो अगली दो लाइंस होने वाली है, क्या, When electron jump from E1 to E2, मतलब एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 2 की तरफ वो चले जाएगा। कब, जब एब्जॉर्ब करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी। तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, when electron jump from E2 to E1, जब E2 से वो E1 की तरफ आ जाएगा तब का क्या होगा, इमिट का मतलब है कि उसमें से क्या हुआ है कि एनर्जी निकल गई है, चले गई है एनर्जी। जब एनर्जी इमिट करेगी तो वो E2 से E1 पर आएगा। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो अपनी पोजीशन में मूव करता रहता है। हाँ, अगर एनर्जी उसे मिल रही है तो वो जंप कर रहा होता है इस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। ये वाली बात मैं आपको बता चुका प्लांक्स में कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर इमिट होती है या फिर रेडिएटेड, एक ही वर्ड है ये कब होता है, क्वांटा की सूरत में होता है, ठीक है। ये जब भी होगा एनर्जी इमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब हो रही होगी, किस कंडीशन में होगी, क्वांटा का मतलब क्या पढ़ा था अभी, पैकेट ऑफ लाइट की सूरत में होगा। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कैन बी कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, इन फॉर्मूलाज के जरिए। सपोज कर लेते हैं कि एक एटम का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, फर्स्ट शेल देन सेकंड शेल, इसी तरीके से होता है। तो फर्स्ट शेल को हमने कह दिया के शेल या 1 शेल, ठीक है, या फिर सेकंड वाले को कह दिया एल शेल या फिर 2 शेल, इस तरीके से कह सकते हैं। और E1 E2 भी कह सकते हैं। E1 क्यों, एनर्जी लेवल 1 एनर्जी लेवल 2, ये लोवेस्ट होगा, ये हाईएस्ट होगा एज कंपेयर टू, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं। अब अगर E1 की वैल्यू हमारी एनर्जी लेवल पे 5 जूल है, ठीक है, और आगे बढ़ी तो ज्यादा हो जाएगी यकीनन 10 जूल, ठीक है। अब E2 में से माइनस E1 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की कितना चेंज आया। तो चेंज निकालने का इजी तरीका ये फॉर्मूला आप यूज कर लें। नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी, अगर एनर्जी में चेंज कितना हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है। तो H क्या है हमारा, H प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड, ये वैल्यू पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है। और ये क्या है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है मतलब कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता होगी तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, मेन पॉइंट है, द एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले तो इस वर्ड को समझ लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो पहले मैं मोमेंटम की बात करूंगा। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपको ये मार्कर ऐसे करके कैच दूं
तो आप पकड़ लोगे, नहीं पकड़ सकते, आप वीडियो देख रहे हो पहले तो, ठीक है। अगर आप मेरे सामने हो और आपको मैं कैच दूं तो आप कैच कर लोगे। बट एज कम्पेयर टू इसके अलावा कोई डंबल अगर मेरे हाथ में मौजूद है 10 kg का या 15 kg का, और वो मैं आपको थ्रो करूं तो आपको कैच करने में मुश्किल होगी, भले ये दोनों सेम स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हो। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आप कहोगे सर वो भारी है। वो भारी तो है, ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन कि सपोज दैट मैं आपको कोई बॉल है वो आपकी तरफ दे रहा हूँ, बॉल आपको मैंने दे दी, ठीक है, उछाल कर, एक ये हो गया काम। और सेकंड नंबर पे मैंने क्या करा, गन ली, गन से मैंने बुलेट फायर करी आपकी तरफ। तो अगर मास के लिहाज से देखा जाए तो बुलेट छोटी होती है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर एक बात समझ आ रही है हमें कि सिर्फ मास की बात नहीं होती कि वजन किसी चीज का कितना है, स्पीड की भी बात होती है, वेलोसिटी की भी बात होती है। अगर तेज स्पीड से आ रही होती है छोटी चीज तो हम उसे भी नहीं पकड़ पाते। तो बताने का मकसद बेसिकली यही है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास और वेलोसिटी को सम करें तो हमें एक फोर्स अप्लाई होती है हम पर। जैसे सपोज दैट मेरी तरफ ये मार्कर है, स्लो स्लो मेरी तरफ आ रहा है तो मैं इसे इजीली रोक सकता हूँ। और अगर इसी की स्पीड से मेरे सामने ट्रक आ रहा है, स्लो स्लो आ रहा है, तो उसको नहीं रोक पाऊंगा। क्यों? उसकी मास की वजह से नहीं, उसके मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये होता है मोमेंटम। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ पे, तो उसके अंदर कौन सा मोमेंटम होगा? उसके अंदर लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, लीनियर सरफेस पर है वो। ये बात हो गई है। उसको किससे शो करते हैं? P से शो करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई बाय v, जैसा मैंने बताया। एक और बात क्या हो सकती है हमारी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा है, राउंड सर्कुलर पाथ है हमारा, उसमें मूव कर रहा है, तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसमें कौन सा मोमेंटम होगा? उसमें जो मोमेंटम होगा वो कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस कंडीशन में मूव कर रहा होता है, लीनियर या फिर सर्कुलर, तो आप कहेंगे सर सर्कुलर होता है। तो मैं कहूंगा कौन सा मोमेंटम होगा उसके अंदर, तो आप कहोगे सर एंगुलर मोमेंटम होगा उसके अंदर। तो एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, और उसका फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। और लीनियर मोमेंटम जो होता है, ऐसे ही बता रहा हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? p से। ये सब आप फिजिक्स में वैसे पढ़ोगे। नेक्स्ट इस टॉपिक पर आ जाते हैं। द एंगुलर मोमेंटम, अब आपको पता है, ऑफ इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट में इज द इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। मतलब कि एक फॉर्मूला दे दिया जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? h/2π। तो mvr लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का सिंबल हमारा क्या होता है? L होता है, और उसका फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है, इज इक्वल टू nh/2π। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर जो n है, इसको समझिएगा, ये n क्या है हमारा? n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, कौन से सब शेल में मौजूद है। तो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6, इस तरीके से हमारा जो है एनर्जी लेवल वो बढ़ता जाता है 1 2 3 4 करके। तो यहाँ पर हमें जिस भी एनर्जी लेवल का मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा, कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम, हम इजीली कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? देखें, 2 तो नंबर है हमारा, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142, वो हम यूज कर सकते हैं। h की वैल्यू आपको पता है, h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। नंबर ऑफ सबशेल, जिस भी सबशेल का आपको कैलकुलेट करना होगा, आप उसका नंबर रख दोगे। जैसे 1 का रखना है तो आपने यहाँ 1 रखा, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखी, 2 रखा, 3.14 रखा, इसको कैलकुलेट करा और एंगुलर मोमेंटम आपने बता दिया उस शेल के बारे में। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इन्होंने फर्स्ट काम क्या किया था, नील बोहर ने रदरफोर्ड को जो करेक्ट करना था, इन्होंने करेक्ट कर दिया था कि आप कह रहे हैं कि एनर्जी इमिट हो रही है मुस्तकिल, ऐसा नहीं है, वो घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन अपने सब शेल में, अपने ऑर्बिट में, जब तक कि उसे कोई एनर्जी ना मिले। एनर्जी मिलती है तो वो जंप करता है, वरना वो वापस आ जाता है। देन हमने फॉर्मूले की बात डिस्कस करी। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। थैंक यू।